ये इस सीरीज का सीजन 3 है। अगर आपने पहले के 2 सीजन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था, यानी कि सिल्क की डेजर्ट, जहां पर फिनिक नेमफेताल में बैठी हुई होती है, जिससे टोरकुंडा कहता है अगर मैं तुम्हारी मरने में मदद करूं तो क्या तुम इस शरीर को मुझे दे दोगी। निक्स कहती है मैं अपने वादे को याद रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि हमें पिछले सीजन में हल्का सा दिखाया गया था। वो डिजर्ट में चलते हुए सोच रहा था मुझे ये तो नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, पर मुझे ये पता है कि इंसान जीने के लिए खाते और पीते हैं, पर यहाँ आसपास मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेत। और तभी वो एक शहर में पहुंचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इजागा ब्लेक को, जो कि इस वक्त अपने अंडरग्राउंड हाइड आउट में छिपा हुआ था। वो बच गया था क्योंकि उसने एक डेमिगॉड के क्रिस्टल को खुद से मर्ज कर लिया था। इसी वजह से वो भी अब डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था, वो भी पहले से बहुत ही बेहतर ढंग से। अब उसकी पावर्स काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इजागा फ्रे से बदला लेने के लिए अपने हाइड आउट से बाहर निकलता है और चीखते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फ्रे, हेंच और उसके साथ मौजूद हर किसी को, पर खास करके फ्रे तो मुझसे नहीं बचने वाला। बट तभी हम वहाँ पर देखते हैं एलिया को, जो कहती है आखिर तुम इतना चीख क्यों रहे हो, क्या आराम से नहीं बोल सकते। इजागा कहता है तुम तो एक डेमिगॉड हो ना, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। खैर अब मेरी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि मैं भी एक डेमिगॉड को राइवल कर सकता हूँ और मुझे इस वक्त एक टारगेट प्रैक्टिस की जरूरत थी। ये बोलते ही इजागा चीखते हुए एलिया पर अटैक कर देता है, बट तभी एलिया उस पर काउंटर अटैक करके काफी जख्मी कर देती है और कहती है मैंने कहा ना कि अपनी आवाज थोड़ी नीची रखो। इस एक हमले में ही इजागा ब्लेक बहुत ज्यादा जख्मी होकर ये फाइट हार जाता है। वहीं एलिया कहती है मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार कौन ऐसा इंसान है जो कि दूसरे की डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा है, पर खैर अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे पता चला कि इसके पीछे लेरी नहीं थी। मैं उसे मारना तो चाहती थी, वो भी अपने हाथों से, पर मैं अब वो भी नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले ही मारी जा चुकी है। इजागा कहता है लेडी लेरिन मारी जा चुकी है। वहीं एलिया कहती है एक मिनट, तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम उसी के मिनियन हो। वैसे भी इस वक्त मुझे लेरिन पर काफी गुस्सा आ रहा है, कैसा रहेगा कि मैं कुछ पल तुम्हारे साथ खेलूं। कास्ट काउ एम्पायर में सभा बैठी हुई होती है, वहीं पर किंग के साथ साथ लॉर्ड भी मौजूद होता है। किंग कहता है आखिर किस कारण की वजह से तुम ये सब कुछ अचानक से कर रहे हो लॉर्ड, जिस पे लॉर्ड कहता है शायद तुमने अभी भी अपना निर्णय नहीं लिया, जिस पे किंग कहता है क्या कह रहे हो तुम। वहीं लॉर्ड कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था अपना निर्णय ले लेना, कि तुम हमारे सामने झुकोगे या फिर कुत्तों की मौत मरोगे, कहा था या नहीं। वालिया त्याग कास्ट काउ, लगता है तुम्हें अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी लॉर्ड वहां पर एक पोर्टल को क्रिएट करता है और वहां से एक लड़की को बाहर निकालता है जो कि वालिया की बेटी है, जिसका नाम है जेनिया। उसे देखकर वालिया काफी घबरा जाता है। लॉर्ड जेनिया के पूरे शरीर को जकड़ना शुरू करता है, जिसपे वालिया कहता है लॉर्ड जेनिया को अभी छोड़ दो। लॉर्ड कहता है परिवार एक अलग ही मुद्दा है, पर तुम चाहो तो इन नंबर्स को बढ़ा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए 2 लोग ही काफी होते हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही लॉर्ड जेनिया को मसल के रख देता है। वालिया वहीं पर रोने लगता है। वही लॉर्ड कहता है आखिरकार तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम उससे मुश्किल से दशकों से जानते होगे, क्या तुम एक और बेटी नहीं पैदा कर सकती। वालिया कहता है तुम कोई साइकोपैथ तो नहीं हो। वही लॉर्ड कहता है तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते। हम इंसानों की तरह अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते और यही हमें एक दूसरे का भाई बनाता है, पर हम पहले से ही 10 से ज्यादा को खो चुके हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है कास्ट काउ किंगडम के एम्परर, तो बताओ क्या तुम हमारे सामने घुटने टेकते हो। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं फ्रे और इजाबेल को, जहाँ फ्रे इस वक्त रेत में से मिल्ड्रेड का क्रिस्टल कलेक्ट कर रहा होता है। जब फ्रे को मिल्ड्रेड का क्रिस्टल मिल जाता है तो वो कहता है मेरे पास पहले से ही रिकी का भी क्रिस्टल है, शायद इसके बारे में एलिया कुछ बता सके। पर तभी अचानक से मिल्ड्रेड का क्रिस्टल फ्रे के हाथों की तरह उसके शरीर में एंटर होने लगता है। वही फ्रे समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और वो इसे रोक भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। वही इजाबेल भी परेशान हो जाती है, जिस पर फ्रे कहता है इजाबेल जितना हो सके उतना यहाँ से दूर भाग जाओ। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इजाबेल और फ्रे दोनों वहीं बेहोश पड़ जाते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ पर वही बंदा पहुंचता है जो कि काफी समय से रेगिस्तान में सिर्फ भटके ही जा रहा है। वो आता है, फ्रे और इजाबेल को उठाता है और फिर चल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इवान को, जिसे गोब्लिन आके बताता है ग्रेट वॉरियर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। इवान पूछता है कौन है वो, जिस पर वो गोब्लिन कहता है रीइंफोर्समेंट। इवान बाहर निकल के देखता है तो उसे वहाँ पर रीनिया के लॉर्ड यानी कि सरमन दिखते हैं। सरमन कहता है ग्रेट वॉरियर हमारे यहाँ से 45 लोग हैं जो कि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। जिसपे इवान कहता है 45 लोग, पर मुझे तो तुम्हारे पीछे सिर्फ लड़कियां दिख रही हैं। यहाँ पर लड़ना है, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, अगर हल्की सी भी हवा चली तो ये उड़ जाएंगी। पर तभी उनमें से एक लड़की अपना चेहरा दिखाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि स्नो थी। स्नो को देखते ही इवान काफी हड़बड़ा जाता है। वही स्नो कहती है ओ मुझे माफ करना, शायद से ये हमारी पहली मुलाकात है ना, मेरा नाम है स्नो। स्नो को देखकर इवान पूरा हार्ड हो जाता है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, बट तभी उधर भी स्नो पहुंच जाती है और कहती है ये हमारी पहली मुलाकात है कि नहीं, मेरा नाम है स्नो। इवान कहता है मेरा नाम है इवान। बट तभी उसके सामने एक और लड़की आ जाती है, जिसे देख के इवान कहता है ओए छोटी बच्ची आखिर तू इधर क्या कर रही है। पर तभी वो लड़की इवान पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इवान काफी दूर जाके गिरता है। ये देखकर गोब्लिन काफी भड़क जाता है और कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो, सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बट वेनियन उसे रोक देती है और कहती है वो कोई दुश्मन नहीं है। जिसपे गोब्लिन पूछता है आखिर क्या बकवास कर रही हो तुम, उसने अभी हमला किया। वेनियन कहती है वो कोई हमला नहीं था, वो एक लेसन था। वही इवान जब अपने होश संभालता है तो काफी डर जाता है और कहता है मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिसपे नोरा कहती है लगता है तुम्हें काफी सवाल पूछने तो मुझे भी है इवान, पर फिलहाल के लिए इन मामलों को पीछे रखते हैं और आज पर ध्यान देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रे और इजाबेल को, जहाँ पर इजाबेल को पहले होश आ चुका होता है। वहीं थोड़े समय बाद ही फ्रे को भी होश आ जाता है। इजाबेल बताती है कि जब मेरी आंख खुली तो हम इस कमरे में थे और जब मैंने पहला फ्लोर चेक किया तो मुझे पता चला कि ये बस एक होटल है और यही नहीं बल्कि हमारे रूम के लिए पैसे भी दे दिए गए। वैसे क्या लगता है ये किसने किया होगा, कौन हमें यहाँ तक लेकर आया होगा। बट फ्रे इन सब बातों से परेशान नहीं था, वो परेशान इस बात से था कि उसके हाथों में अभी भी डिवाइन पावर महसूस हो रही है। फ्रे कहता है ये काफी कंफ्यूजिंग है, मेरी डिवाइन पावर लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। इजाबेल कहती है ये तो तय है कि तुमने मिल्ड्रेड का क्रिस्टल एब्सॉर्ब कर लिया है, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करने
वाले हो। फ्रे कहता है पहले तो मुझे निक्स को ढूंढना होगा, और अगर मिल्ड्रेड ने जो कहा था अगर वो सही है तो इसका मतलब जो 3 डेमिगॉड्स निक्स को ढूंढने के लिए गए हैं, और साथ में ही वो अफवाह जहाँ पर कोई एक लाल बालों वाली औरत खुद को मारने के लिए बोल रही है, अगर वो निक्स है तो इसका मतलब इसके पीछे एक ही कारण है और वो है अग्नि। फ्रे और इजाबेल दोबारा वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो बेहोश हुए थे, जहाँ पर आने के बाद फ्रे को पता चलता है कि जो भी चीजें उसके पास थी वो वहीं पर पड़ी है। इसका मतलब जिसने उन्हें होटल तक पहुंचाया वो उन्हें लूटना नहीं चाहता था। वहीं इजाबेल सोचती है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है और कहती है कौन था जिसने हमें उस कमरे तक पहुंचाया और उसके लिए किराया भी दिया। और तभी थोड़ी दूर पर हम उनके सामने उसी बंदे को देखते हैं जो कहता है ओह तो ये तुम दोनों हो, देखकर लगता है कि तुम ठीक हो, खुशी हुई मुझे ये जान। फ्रे पूछता है क्या तुम ही वो जिसने हमारी मदद की? वो बंदा कहता है पहले मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे तुम्हारे पास से ये अनचाही महक क्यों आ रही है, वही घटिया स्मेल जो कि इस पूरी डिजर्ट को कवर कर रही है। फ्रे कहता है क्या तुम डिवाइन पावर के बारे में बात कर रहे हो? वो बंदा सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या तुम उस पावर का नाम ले रहे हो जो कि डेमिगॉड्स के पास है? फ्रे कहता है तुम डेमिगॉड्स के बारे में जानते हो? जिस पे वो बंदा थोड़ा सोचने लगता है और फिर कहता है जब मैं तुम दोनों को वहाँ पर छोड़कर आया उसके बाद मैं यहीं पर वापस आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी एक अनचाही स्मेल का एहसास यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आने के बाद जिससे मेरी मुलाकात हुई वो खुद को एक डेमिगॉड बोल रहा था, देखकर लग नहीं रहा था कि वो बातचीत में दिलचस्पी रखता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। वैसे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसने अचानक से मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। फ्रे सोचता है क्या इसने एक डेमिगॉड को मार दिया, वो भी खुद अकेले? वही वो बंदा कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम एक डेमिगॉड हो क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से माना और डिवाइन पावर दोनों महसूस हो रही है। फ्रे पूछता है आखिरकार तुम्हारा मतलब और मकसद क्या है? वो बंदा सोच में पड़ जाता है और कहता है मेरे पास कोई भी याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी यादें मेरे पास क्यों नहीं है, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस रेगिस्तान के बीचों बीच था। फ्रे कहता है क्या तुम अपनी यादों को वापस पाना चाहते हो? जिस पर वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता पर शायद मैं नहीं चाहता हूँ। फ्रे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिस पे वो बंदा कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर रहे हो सिर्फ अपने इस अच्छे प्यारे दिल की वजह से, तो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? फ्रे कहता है जैसा तुमने कहा तुम्हें वो महक पसंद नहीं आई, वो डिवाइन पावर जो कि इस पूरे डिजर्ट को घेरे हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पूरी प्रेजेंस को यहाँ से मिटा दो क्योंकि अगर तुमने हमारी मदद की तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। वही इजाबेल सोचती है फ्रे आखिरकार तुम उससे क्यों मदद मांग रहे हो जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं? वही वो बंदा कहता है वो डेमिगॉड जिसको मैंने मारा उसके बर्ताव को देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि जैसे डेमिगॉड्स मुझे जानते हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरे लिए आसान होगा उनकी नजर में आना। फ्रे कहता है ठीक है फिर तय रहा, तो बताओ मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? जिस पे वो बंदा कहता है तुम मुझे लॉर्ड कह सकते हो। हाँ शायद, अगर मैं याद करूँ तो शायद मुझे पहले लोग यही कहते थे। ये नाम सुन के फ्रे काफी घबरा जाता है पर खुद को संभालते हुए कहता है मुझे ये नाम पसंद नहीं आया, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा नाम है? जिस पे वो बंदा फिर सोच में पड़ जाता है और कहता है ठीक है फिर तुम मुझे सिर्फ ध्रुव बुलाना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फ्रे कहता है पहले हमें नेमफेटेल की तरफ निकलना होगा, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें रास्ते में दे दूंगा। वैसे भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, वो भी डेमिगॉड्स के बारे में। इसके बाद वो तीनों नेमफेटेल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं इजाबेल रास्ते में ही सोचती है एक इंसान जो खुद को लॉर्ड बुलाता है इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही अजीब साथी है। अगर इसकी अपीयरेंस को हम नजरअंदाज भी करें फिर भी ध्रुव काफी अजीब व्यक्ति है क्योंकि हमारे साथ कई दिनों तक ट्रेवलिंग करने के बावजूद भी ध्रुव के सवाल खत्म नहीं हुए और उसने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई डेमिगॉड्स में। उसने उन जानकारियों पर शक नहीं किया जो कि हमने उसे दी, पर कभी कभी उसका बर्ताव अलग होता। वो तीनों कैंप लगाकर बाहर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर फ्रे ने अभी तक ध्रुव को लॉर्ड के बारे में बता दिया था, जो सुन के ध्रुव काफी हैरान होता है और कहता है मैंने जो कहा था मुझे माफ करना। उस वक्त बस मेरा दिमाग हर एक हिस्से को जोड़ते हुए अलग अलग यादों को एक करते हुए यही नाम मेरे सामने लाभ आया, तो समझने की कोशिश करो। फ्रे कहता है सच बताओ तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन, तो क्या मैं तुम्हारे शरीर को चेक कर सकता हूँ? जिस पे ध्रुव कहता है ठीक है कर लो। फ्रे ध्रुव के ऊपर के कपड़े उतरवा देता है और जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ध्रुव के शरीर में एक ड्रैगन का हार्ट है। फ्रे कहता है तुम्हारे शरीर में एक ड्रैगन का हार्ट है तो तुम शायद से ड्रैगन लौट रहे होगे। फ्रे कहता है मैं वो सब कुछ सुनना चाहता हूँ जो कि डेमिगॉड को हराते वक्त हुआ था। ध्रुव कहता है ये पूरा अर्थ ही रिग्रेट से भरा हुआ है और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से जाने लगता है। फ्रे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो ध्रुव? चलते चलते वो कुछ दूरी पर पहुंचते हैं और तभी ध्रुव रुक जाता है। फ्रे पूछता है क्या यहाँ पर कुछ है? जिस पे ध्रुव कहता है हजारों साल पहले बहुत पहले वो यहीं पर दफनाया गया था। और तभी ध्रुव वहाँ से कुछ निकालता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि टाइगर किंग्स ग्लोव्स थे जिन्हें कासाजिन इस्तेमाल करता था। ध्रुव कहता है शायद तुम इनके बारे में जानते हो, ये लो इन्हें रख लो। इजाबेल काफी खुश होती है और कहती है तो ये है कासाजिन के आर्टिफैक्ट्स, मैंने इन्हें सिर्फ अपनी किताबों में देखा है। वहीं फ्रे कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये यहीं पर थे? अगर ये हजारों साल पहले यहाँ पर दफनाए गए थे तो इसका मतलब ये काफी अंदर रहे होंगे। ध्रुव कहता है अर्थ ने मुझे खुद बताया, उसने मुझे बताया कि मैं इस दफनाए गए आर्टिफैक्ट के ऑनर को ढूंढूं। फ्रे सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन लॉर्ड ऑर्गेनिकली पूरे कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए ड्रैगन लॉर्ड की मौत का मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की मौत। तो क्या ये सच में ड्रैगन लॉर्ड ही है? चलते चलते वो सभी लोग जब नेमफेतल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नेमफेतल पूरी तरह से जल रहा होता है। फ्रे आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ पर 3 डेमिगॉड्स हैं तो चलो चलते हैं। बट तभी ध्रुव कहता है मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जा सकते हो। यह सुनते ही फ्रे हड़बड़ा जाता है और कहता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? जिस पे ध्रुव कहता है डेमिगॉड्स दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि दूसरी तरफ भी 3 डेमिगॉड्स हैं तो इसीलिए उन्हें मैं संभालूंगा, शहर का ध्यान तुम लोग रखना। ध्रुव वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। इजाबेल कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि इधर भी इस वक्त 3 डेमिगॉड्स हैं। वैसे तो ये काफी शर्मनाक है पर उन डेमिगॉड्स के खिलाफ मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो क्या तुम सच में उन तीनों को अकेले हैंडल कर सकती हो? नेमफेतल की दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमिगॉड्स और निक्स के बीच बहस हो रही थी। जैक डेमिगॉड कहता है अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अगर अग्नि ने तुम्हें जिंदा लाने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो अब तक तुम मारी जा चुकी होती। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अपोस्टल अपने मास्टर को
कैसे अस्वीकार कर सकता है और वहाँ से भाग सकता है। निक्स अभी तक काफी जख्मी हो चुकी थी। वही डेमिगॉड कहता है, बड़ी बहन वरदांती। अब देखो वरदांती थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं इसे वर्दा बोलूंगा। जब अग्नि ने हमें कहा था कि इसे जिंदा लाना है तो क्या उसने ये कहा था कि हम इसे चोट ना पहुंचाए और इसे सिर्फ जिंदा लेकर आए? जिस पे वर्दा कहती है वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, तुम्हें खुद इन सब के बारे में सोचना होगा स्कल्ड। निक्स कहती है, तुम बेरहम कमीने कहीं के, तुमने उन सभी मासूम लोगों को मार दिया सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए। जिस पे वर्दा कहती है, किसे फर्क पड़ता है कि इंसान मासूम हो या ना? क्या तुम जब रास्ते में चलती हो और तुम्हारे रास्ते में चींटियां मारी जाती हैं तो तुम हर चींटी के बारे में फिक्र करती हो? ये सुन के निक्स काफी भड़क जाती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वहीं फ्रे जो कि इस वक्त निम्फेटल सिटी में जा रहा होता है, उसे आसमान में एक फीनिक्स का सेब दिखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये निक्स ही है। निक्स अपना पूरा जोर लगाकर स्कल्ड और वर्दा पर हमला करना शुरू करती है। वहीं स्कल्ड कहती है, क्या ये पागल हो चुकी है? ये हम पर हमला कर रही है, वो भी अपने लाइफ फोर्स को दांव पर लगाते हुए। हमें उसे रोकना होगा क्योंकि हमें उसे जिंदा लेकर जाना है। अगर वो मारी गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। निक्स वर्दा को मारने वाली होती है, बट तभी वहाँ पर एक और डेमिगॉड पहुंच जाती है जो कि अपने वेपन को निक्स के शरीर के आर पार कर देती है। उस डेमिगॉड का नाम होता है अल्ड, ULD। अब इसे क्या प्रोनाउंस किया जाएगा तुम ही लोग समझो। खैर, अल्ड के हमले की वजह से निक्स का सीख कबाब बन जाता है। वहीं वर्दा कहती है, अग्नि ने हमें कहा था इसे जिंदा लेकर आने के लिए। जिस पे अल्ड कहती है, इसने कहा था ये एक फिनिक्स है, तुम्हें सच में लगता है कि इतनी आसानी से मारी जा सकती है? ये बोलने के साथ ही अल्ड फिनिक्स को जमीन पर फेंक देती है। जमीन पर गिरते हुए निक्स सोच रही थी, मुझे माफ करना तोरकुंडा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने शरीर को बिना चोट पहुंचाए तुम्हें सौंप सकती हूँ, और साथ में ही मुझे माफ करना फ्रे। बट तभी आसमान में ही फ्रे निक्स को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फ्रे निक्स को इजाबेल के पास ले जाता है और उससे कहता है कि इसे हील करो। जब इजाबेल हील करना शुरू करती है तो फ्रे कहता है, यहाँ पर आराम करो। वही निक्स पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे लिए कितना मुश्किल था तुम्हें छोड़ना? फ्रे कहता है, कम ऑन, तुम तो बस इतना कह सकती हो, तुम्हें मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। इधर तीनों डेमिगॉड्स में से एक यानी कि स्कल्ड कहती है, आखिरकार वो है कौन? क्या वो कोई इंसान है? जिस पे वर्दा कहती है, ये घटिया फिनिक्स, क्या अब ये इंसानों को भी सेड्यूस कर रही है? इधर निक्स कहती है, ये तीनों नोरोजेल सिस्टर्स हैं, ये वो डेमिगॉड्स हैं जो कि अग्नि को फॉलो करते हैं और इनका मकसद इस वक्त है मुझे अग्नि तक पहुंचाना, तो मुझे मरना ही होगा। फ्रे कहता है, तुम्हें मरने की क्या जरूरत है जब ये खुद मरने वाले हैं? फ्रे उन तीनों डेमिगॉड्स के अराउंड एक एब्सोल्यूट फील्ड बना देता है, जिस पे अर्ड कहती है, आखिर ये क्या है? ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है जो कि तुम्हारे जैसा एक चूसा इस्तेमाल कर सकता है, तुम तो काफी बेहतर हो। इसके साथ ही अर्ड फ्रे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अर्ड फ्रे पर कई सारे हमले करने जा रही थी और कहती है, अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। अर्ड फ्रे पर हमला करने जा रही होती है, बट तभी फ्रे उस पर डिवाइन पावर से हमला करके इंदिरा की लाइटनिंग से जलाकर राख कर देता है। वर्दा सोचती है, लाइटनिंग, ये तो इंदिरा की पावर्स है, आखिरकार एक इंसान इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? स्कल्ड अर्थ के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करते हुए रोने लगती है, बट तभी वहाँ पर फ्रे हंसने लगता है। आखिरकार डेमिगॉड्स की कब से बहने होने लगी। स्कल्ड कहती है, आखिरकार इसमें हंसने वाली क्या बात है? फ्रे कहता है, ये देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा, तुम लोगों ने आज 100 से भी ज्यादा परिवारों को खत्म कर दिया और अब तुम एक बच्चे की तरह रो रही हो। स्कल्ड काफी भड़क जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इधर वर्दा सोच रही थी, इतनी बेहतरीन मात्रा में डिवाइन पावर, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक एपोस्टल के पास रह सकता है, और उससे भी ज्यादा ये माना का भी इस्तेमाल कर रहा था। आखिर ये है कौन? एक मिनट, कोई मुझसे ये मत कहना कि ये फ्रे ब्लेक है, उस गद्दार रिकी का अपोस्टल जिसके बारे में हमें लॉर्ड ने बताया था। स्कल्ड फ्रे पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वर्दा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि फ्रे डिवाइन पावर के थ्रू स्कल्ड की खोपड़ी में छेद कर देता है, जिसकी वजह से एक झटके में ही स्कल्ड वहीं पर मारी जाती है। इधर इजाबेल सोच रही थी, जैसा कि हमें उम्मीद थी, इस वक्त इसकी डिवाइन पावर पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जब ये मिल्ड्रेड से लड़ा था, और यही नहीं बल्कि इस वक्त ये बहुत ही आसानी से डिवाइन पावर और माना को कंबाइन करके इस्तेमाल भी कर पा रहा है। इधर अपने दोनों बहनों के मरने के बाद वर्दा काफी भड़क जाती है और चीखते हुए रोते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बहनों को मारो। फ्रे कहता है, बहने, क्या भद्दा मजाक है ये? वर्दा कहती है, तुम्हारे जैसा एक इंसान जान भी कैसे सकता है? मैंने हजारों साल अकेलेपन में बिताया है, पर अर्थ और स्कल्ड मेरा हिस्सा थी। तभी वर्दा स्कल्ड और अर्थ को खुद में एब्जॉर्ब करने लगती है क्योंकि उन्हें उसी ने क्रिएट किया था। वही फ्रे समझ जाता है कि ये एक ही डेमिगॉड थे और कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर घर खेलने आई हो? सच में मुझे तुम पर हंसी आ रही है। तुम डेमिगॉड्स हर वक्त यही कहते रहते हो हम मॉर्टल्स को कि हम बहुत घमंडी इंसान हैं, हमें बिल्कुल चींटियों की तरह ट्रीट करना चाहिए, पर उसी मुंह से तुम परिवार की बातें करते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम सभी इंसानों से ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें पता है इसे क्या कहा जाता है? एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तुम सभी को एक बीमारी है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। वर्दा ये सुन के काफी भड़क जाती है और फ्रे पर हमला कर देती है, बट फ्रे बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है और कहता है, लो फिर से तुमने हमला किया, अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है, हम दोनों जानते हैं तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। वर्दा कहती है, बकवास बंद करो। तभी फ्रे उसे जमीन पर प्रेशराइज करते हुए कहता है, तुम्हें सहानुभूति नहीं चाहिए ना? इसके बाद फ्रे वर्दा को वहीं पर मसल के रख देता है, जिसकी वजह से वर्दा वहीं मारी जाती है, बट वहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं दिखता है, जिसपे फ्रे सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, मैंने डेमिगॉड को तो मार दिया पर यहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं दिखा। बट तभी फ्रे को रियलाइज होता है कि शायद उसने गलती कर दी, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसे नजर आता है कि वर्दा अभी तक जिंदा है और वो फिनिक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। फ्रे कहता है, इजाबेल संभल कर, वो निक्स के लिए आ रही है। वही वर्दा कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ लड़की, शुरुआत से ही ये फिनिक्स ही मेरा मकसद थी। बट इजाबेल वहाँ से नहीं हटती और अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट जब उसे रियलाइज होता है कि वो नहीं मरी तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वर्दा इस वक्त पूरी तरह से जम चुकी थी। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं एलिया को, जो कहती है, आज तो मेरे कान के पर्दे फट चुके हैं, इतना सुर सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। फ्रे कहता है, एलिया तुम यहाँ पर? जिसपे एलिया कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाती हूँ, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, लॉर्ड आ रहा है। फ्रे निक्स को उठाता है और इजाबेल के साथ एलिया के पीछे चल पड़ता है। वो सब
चलते चलते एक घर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद इलिया कहती है, ये देखकर तुम्हारी यादें ताजा नहीं हुई फ्रे, हम यहाँ पर काफी करीब थे। ये वही जगह थी जहाँ पर इलिया ने फ्रे को ट्रेन किया था। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक ही दिन की थी। वहीं पर हम देखते हैं इजागा ब्लेक को, जिसकी हालत काफी खराब थी। फ्रे कहता है, इजागा ब्लेक आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिस पे इजागा कहता है, क्या तुम अब मुझे पिता के घर नहीं बुलाओगे? वहीं इलिया कहती है, ये मेरा सोफा है। और तभी वो जाके इजागा के ऊपर बैठ जाती है और कहती है, सोफे के पास तो मसाज फीचर भी है, ये काफी अच्छा है ना। फ्रे फिनिक्स को एक जगह पर लेटा देता है, जिसके बाद इजाबेल उसे हील करने लगती है। वहीं इलिया कहती है, कास्ट का एम्पायर अब लॉर्ड के कब्जे में है और इसके साथ ही तुम्हें और सर्कल्स को इंसानियत का दुश्मन घोषित कर दिया गया है। इसीलिए बधाई हो, क्योंकि तुम पहले इंसान होगे जिसने लॉर्ड को इतना मजबूर किया। फ्रे पूछता है, क्या लॉर्ड सिल्किड आ रहा है? जिसपे इलिया बताती है, हाँ। फ्रे पूछता है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? जिसपे इलिया बताती है, मुझे इसके बारे में आयरिस ने बताया। वो अपने शब्दों के साथ बहुत ही माहिर थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने हाथों पर नचा रही हो, बिल्कुल कठपुतली की तरह। फ्रे कहता है, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? जिसपे इलिया कहती है, रिकी ने तुम पर भरोसा किया था, तो मैं तुम सबको ऐसे कुत्तों की तरह मरते हुए नहीं देख सकती। फ्रे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्यों तुम? बट तभी इलिया उसकी बात को काट देती है और कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम भी वैसे ही हो, तुम भी एक औरत की फीलिंग को समझ नहीं पाते, तुम भी रिकी की तरह ही हो। मैंने कभी भी नहीं देखा था कि रिकी किसी के सामने इतना खुले, वो हमेशा खुद पर ध्यान देता था और खुद के बारे में ही सोचता था, और इसी वजह से उसने हर एक बात खुद तक ही रखी। और रिकी ने तुम्हें कहा है, उसे कहा है, यानी कि इंसान को जो कि 100 साल भी नहीं जी सकता, आखिरकार रिकी ने उसे अपना दोस्त कहा है। तो इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से उसने खुद को कुर्बान कर दिया। कुछ तो अलग है तुम पे, और मैं ये पता करके रहूंगी कि क्यों उसने तुम्हें इतनी अहमियत दी, क्यों उसने इंसानों में इतनी दिलचस्पी दिखाई, और जब तक मैं ये पता नहीं कर लेती तब तक बिना मेरी अनुमति के तुम मर नहीं सकते। फ्रे कहता है, तुम डेमिगॉड्स हमेशा इंसानों को किसी चींटी की तरह ट्रीट करते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेमिगॉड्स एक पैरासाइट हो जिसे इस दुनिया से मिटा देना चाहिए, तुम में से हर एक को, और तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। इलिया कहती है, मुझे ये पसंद आया कि तुम अभी भी अपने मकसद को भूले नहीं, और उसी वक्त पर उसी समय पर मुझे तुम पर भरोसा भी है, क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया था, रिकी ने तुम पर भरोसा किया। फ्रे कहता है, मुझे नहीं पता कि रिकी मुझे अपने एक दोस्त की तरह क्यों देखता था, पर वो कारण जिसकी वजह से मैंने एक डेमिगॉड को अपना दोस्त समझा वो आसान था, और वो ये था कि वो दूसरों का सम्मान करना जानता था। उसने मेरे दोस्तों का सम्मान किया और साथ में ही मेरा, और इसी वजह से मैंने भी वही किया। इलिया फ्रे का कॉलर छोड़ देती है और कहती है, बस यही था, तुम सच में उसी की तरह हो। फ्रे कहता है, तो बताओ मुझे लॉर्ड कैसा है? वो हमेशा अपने लोगों, अपने भाइयों की बातें करता रहता है, वो हमेशा कहता है उसके लोगों के सिवा उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, पर क्या सच में वो उनकी खुद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है? सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं अग्नि को, जो कहता है, आखिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो लॉर्ड? वहीं पर लॉर्ड मौजूद होता है, जो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ ढूंढने आया हूँ। अग्नि कहता है, और वो क्या है? जिसपे लॉर्ड कहता है, ये काफी अजीब बात है ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पर मुझे वो मिल नहीं रहा। वेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, बस मुझे इंतजार करना होगा जब तक कि समय ना आ जाए इस मामले में मेरी टांग अड़ाने का। अग्नि कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? लॉर्ड कहता है, लगता है तुम्हें सिल्किड पर टेक ओवर करने में काफी मुश्किल हो रही है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बट अग्नि इस प्रपोजल को मना कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस वक्त अग्नि के सामने उसके सभी मिनियंस होते हैं, जहाँ अग्नि कहता है, मैंने पता कर लिया है कि टारगेट किस तरफ गए हैं। फिनिक्स इस वक्त सिल्किड के रेबल फोर्स के बेस की तरफ होगी। मैं अपने अपोस्टल के साथ एक हो जाऊंगा ताकि मैं गॉड की नजरों से बच सकूं। इस वक्त हमें गॉड की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें रेबल फोर्सेस को तबाह करते हुए सिल्किड को अपने कब्जे में लेना है। तो जागो मेरे भाइयों, जागो, समय आ चुका है। दूसरी तरफ फिनिक्स अब रिकवर हो चुकी होती है। फ्रे कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? जिस पे निक्स कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फिक्र में डाल दिया। वहीं इजाबेल कहती है, आखिर तुम सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? फ्रे कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ड्रो कहाँ पर गया? जब वो हमें छोड़कर गया था उन डेमिगॉड्स को मारने जो कि नेमफेटल की तरफ जा रहे थे, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वो वहाँ पर नहीं था। इजाबेल कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो भाग गया? हमने बस सुना था कि उसने एक डेमिगॉड को अकेले हराया, ऐसा भी नहीं है कि हमने उसे किसी को मारते हुए देखा, तो शायद वो भाग गया होगा। और मैं ये जानकर भी हैरान थी कि तुम उसके साथ कुछ भी छुपा नहीं रहे थे, तुमने उस पर भरोसा किया जबकि वो तुम्हारी पहली मुलाकात थी। और ये देखने के बाद मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम ऐसे कब से हो गए। फ्रे कहता है, मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है, क्योंकि एक इंसानी शरीर, वो भी ड्रैगन के हार्ट के साथ, नहीं कहा जाए तो इंसानी शरीर नहीं, वो कुछ ऐसा था जैसे एक सेल जिसे बहुत ही बारीकी से अरेंज किया गया हो। फ्रे, इजाबेल, फिनिक्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इलिया कहती है, आखिर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? जिसपे फ्रे बताता है, अब जब मैंने निक्स को ढूंढ लिया तो मुझे अपने साथियों के साथ एक होना होगा। मेरा दोस्त इवान इस वक्त सिल्किड में लड़ाई की तैयारी कर रहा है, मैं उधर ही जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इलिया कहती है, क्या तुम अग्नि से लड़ने वाले हो? फ्रे कहता है, हाँ शायद। इलिया कहती है, सच में? फ्रे कहता है, कोई शक? जिसपे इलिया फिनिक्स की तरफ देखती रह जाती है और फिर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये कैसे बताऊं, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफी अजीब है। खैर, ये भी उसी की तरह है। देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, बल्कि असल बात यह है कि लॉर्ड इस वक्त वहीं पर होगा और इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि वो अग्नि की इच्छा को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर मैं वहां पर आई तो लॉर्ड को एक मौका मिलेगा चाल चलने का, और दुर्भाग्यवश तुम इस वक्त लॉर्ड को नहीं हरा सकते। फ्रे कहता है, तुमने मेरी पहले ही काफी मदद कर दी है इलिया, इसीलिए सब कुछ के लिए शुक्रिया। इलिया कहती है, अब अगर मैं एक बार के लिए सोचूं तो देखकर लगता है कि तुमने मिलनेट की क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। वो कारण जिसकी वजह से तुम अभी भी अपने इंसानी अवस्था में हो वो ये है कि तुम्हारा डिवाइन पावर तुम्हारे माना से कमजोर था और तुम्हारा माना लीड कर रहा था, पर अगर तुमने अब और भी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया तो तुम्हारे अंदर मौजूद डिवाइन पावर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। इजाबेल पूछती है, उसके बाद क्या होगा? जिसपे इलिया बताती है, होने को तो बहुत कुछ होगा, जिसमें से पहला ये होगा कि तुम एक इंसान नहीं रहोगे। बट तभी फ्रे उसे
से रोक देता और कहता है कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं सिल्क किड ग्रेट वॉरियर इवान के कैंप को, जहाँ एक बंदा सबको मोटिवेट कर रहा होता और कहता है सिल्क किड के बहादुर सेना, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक ही गोल के लिए और वो है डेमिगॉड का सामना करने के लिए। मुझे तुम सब पर भरोसा है, भले इस वक्त हमारी संख्या कम है पर हम सिल्क किड में ट्रैवल करके और भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। बट तभी वहाँ पर अग्नि पहुंच जाता और कहता है तुमने यहाँ पर काफी लोगों को इकट्ठा कर रखा है, क्या ये 500 के आसपास होंगे? इतने छोटे शहर के लिए काफी बड़ी बात है। अग्नि के वहाँ पर पहुंचते ही वो पूरी सेना अग्नि के मिनियंस यानी कि डेमिगॉड्स द्वारा मारी जाती है। अग्नि पूछता है वो इस वक्त कहाँ पर है? जिसपे वो बंदा कहता है क्या? जिसपे अग्नि कहता है मेरी अपोस्टल इस वक्त कहाँ पर है? जिसपे वो बंदा कहता है आखिर तुम अपने अपोस्टल को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? जिसपे अग्नि कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है मैं जल्दी आ गया। इसके साथ ही अग्नि जाता है और बैठ जाता है, जिसके बाद वो कहता है देखो गलत मत समझना, पर क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं 100 या तो फिर कहें कि हजारों इंसानों के बारे में फिक्र करूंगा? मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग यहाँ पर सेना इकट्ठा कर रहे थे। मैंने तो बस तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हें मारना भी जरूरी नहीं लगा। पर अब ये मेरे लिए काफी दिलचस्प की बात होगी कि तुम मेरे इंटरटेनमेंट का कारण बनोगी जब तक मेरी अपोस्टल यहाँ पर नहीं पहुंच जाती। जिसके बाद जो भी बचे इंसान थे उन्हें भी मार दिया जाता है। वही वो बंदा उन्हें रुकने के लिए कहता है, जिसपे अग्नि कहता है शाबाश, तुमने काफी लोगों को जमा करके रखा था, ये देखकर मुझे काफी मजा आया। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है? जब बाकी की सेना पर डेमिगॉड्स हमला करते हैं तो वहाँ पर इवान पहुंच जाता है, जो कि आते ही डेमिगॉड्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं अग्नि कहता है ये चींटियां मेरे रास्ते में आती जा रही हैं। तभी वहाँ पर नोरा भी पहुंच जाती है और कहती है संभल कर इवान, ये सब के सब डेमिगॉड्स हैं, ये उनसे अलग है जिनसे तुमने पहले लड़ा था, ये फाइट अलग ही लेवल पर होने वाली है। इवान कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वो दिन देखना पड़ेगा जब हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा मास्टर। वहीं कुछ सोल्जर्स ऑलरेडी डेमिगॉड्स के खिलाफ हार मान चुके थे, बट तभी इवान कहता है क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाया था बेवकूफी के? भले ही वो लोग डेमिगॉड्स हैं पर जब तक तुम मर नहीं जाते तुम हार नहीं सकते। यही सिल्क किड के असली योद्धाओं का मतलब है। चलो अपनी जमीन को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं, अपने गर्व को बचाते हैं। वहीं एक डेमिगॉड कहता है देखो इन चींटियों को सिर्फ चीखे जा रहे हैं। पर तभी वहाँ पर स्नो पहुंच जाती है, जो कि आते ही उन दोनों डेमिगॉड्स को मार डालती है और सोचती है मेरे हमले इन सभी पर अच्छे से काम नहीं कर रहे, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी डेमिगॉड्स हैं, भले ही ये एपोक्लिप्स ना हो। वहीं एक डेमिगॉड कहता है इसने तो हमें काफी हैरान किया, जिसमें दूसरा डेमिगॉड कहता है पर तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी प्यारी है? स्नो सोच रही थी इनमें से एक भी काफी कठिन होगा, पर यहाँ पर तो इनकी पूरी सेना है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुश्किल से 1 दर्जन डेमिगॉड्स होंगे, पर ये तो उससे कई ज्यादा निकले। इधर डेमिगॉड्स एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। जब एक डेमिगॉड एक सोल्जर पर हमला कर रहा था तभी उसके सामने वेनियन आ जाती है और शील्ड से उसे बचा लेती है, जहाँ वो कहती है घायलों को पहले बचाओ, हमारी जिंदगी ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, उम्मीद जल्द ही वापस आएगी, बस तब तक हमें कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा। इधर इवान अपने एक ही पंच में डेमिगॉड्स की खटिया खड़ी कर रहा था। वहीं अग्नि सोचता है क्या मेरे लोगों को एल्यूमिनियम देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर मुझे पूरा यकीन है कि फीनिक्स यहाँ पर जरूर आएगी और जब तक मैं उसके साथ फ्यूज हो सकता हूँ तब तक मैं गॉड के जजमेंट को अवॉइड कर सकता हूँ। इवान कहता है इन कमीने डेमिगॉड्स को मारना काफी मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ पर तो सैकड़ों में पड़े हैं, जिसपे नोरा कहती है थोड़ा इंतजार करो, सही समय। वहीं दूसरी तरफ एक डेमिगॉड स्नो पर हमला करता है, जिसकी वजह से स्नो काफी दूर जाके गिरती है। इस एक हमले की वजह से स्नो काफी जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वही डेमिगॉड स्नो को मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करता है, बट तभी सामने इवान आ जाता है और उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है आखिरकार हम किस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। बट तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने रेड कलर के ऑरा का ब्लास्ट होता है। इवान कहता है आखिर ये था क्या, जिसपे नोरा कहती है वो आ गया। वहीं वेनियन कहती है हमारी उम्मीद। और तभी हम उस रेड कलर के ऑरा के पास 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक होता है फ्रे ब्लेक, दूसरी इजाबेल और तीसरी फिनिक्स। फ्रे आते ही उन सभी डेमिगॉड्स पर अपने एब्सोल्यूट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक ही अटैक में मार डालता है। वही इवान कहता है आखिर वो था क्या, सभी डेमिगॉड्स पलक झपकाते ही राख बन गए। वो तीनों नीचे आते हैं, जिसपे स्नो कहती है लगता है इन दिनों तुम काफी ताकतवर हो चुके हो। फ्रे उसके पास जाता और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, एक मैजिशियन के लिए नंबर्स का कोई अर्थ नहीं। वही इवान कहता है ओए कमीने आखिर तू आ ही गया। वही फ्रे कहता है काफी समय हो गया तुमसे मिले इवान। और तब भी वो दोनों गले मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अग्नि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसकी नजर फिनिक्स पर पड़ चुकी थी और इससे पहले कि फ्रे को समझ पाता तभी अग्नि टेलीपोर्ट होकर फिनिक्स के पीछे आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था मेरी अपोस्टल। फ्रे अग्नि पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है निक्स से दूर रहो। और तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट से बचते हुए सब लोग दूर भागने लगते हैं। फ्रे निक्स से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे निक्स कहती है हाँ। अग्नि सोचता है आखिर अभी हुआ क्या, मुझे पूरा यकीन है कि मुझ पर हमला नहीं हुआ था, जैसे मेरे ऊपर कोई आके गिरा। फ्रे कहता है आखिरकार तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं स्वीजर, मेरा मतलब कि एनेस्थीसिया को। अग्नि कहता है ये कीड़े आते ही जा रहे हैं। फ्रे इजाबेल से कहता है कि निक्स को यहाँ से दूर ले जाए क्योंकि निक्स ही अग्नि का टारगेट है, जिसपे इजाबेल निक्स को दूर ले जाने लगती है। वही एनेस्थीसिया मतलब कि सिया कहती है क्या मैंने बहुत ज्यादा समय लगा दिया, जिसपे फ्रे अपने वेपन को निकालते हुए कहता है नहीं बिल्कुल सही समय पर आए हो। सिया कहती है हे ये मेरा स्टाफ है, तुमने तो इसके बारे में मुझसे पूछा भी नहीं कमीने। जिसपे फ्रे कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, क्या तुमने मेरे लिए डंजन में नहीं छोड़ा था। सिया कहती है अच्छा तो यही है वो एपोक्लिप्स जिसे अग्नि कहा जाता है। फ्रे कहता है क्या तुम अभी शरीर में ढल चुके हो, जिसपे सिया कहती है कुछ हद तक। फ्रे कहता है तो चलो देखते हैं कि तुम इस शरीर के साथ कितनी कंफर्टेबल हो। फ्रे अग्नि पर अपने स्टाफ से हमला करता है बट अग्नि अपने सामने एक फायर का बैरियर ला देता है, जिसकी वजह से वो उस हमले से बहुत ही आसानी से बचते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि मेरे अपोजिट हो वो मेरे खिलाफ काम करेगा। इस वक्त तक अग्नि का ध्यान पूरी तरह से फ्रे पर था, जिसका फायदा उठाते हुए सिया दूसरे एंगल से अग्नि पर अटैक कर देती है और सिया के इस एक पंच की वजह से अग्नि को काफी नुकसान होता है। सिया अग्नि पर बार बार हमले किए जा रही थी। वो हमले ऐसे कर रही थी कि
अग्नि संभल नहीं पा रहा था और फिर सिया अपना फाइनल अटैक करती है जिसकी वजह से अग्नि काफी दूर जाके गिरता है। वही सिया कहती है कैसा था ये, जिस पे फ्रे कहता है 1 मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिरकार कोई ऐसा जिसे ग्रेट सेज कहा जाता है वो यहाँ पर एक फिजिकल स्पेशलिस्ट बन के वापस कैसे आया। सिया कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर हाँ मुझे अपने स्टाइल को बदलना पड़ा ताकि मेरी ये बॉडी इसे और भी बेहतर ढंग से हैंडल कर सके। वही इवान कहता है अबे कौन है ये, आखिरकार ये वॉरियर किंग की टेक्निक्स को कैसे जानती है। वही नोरा कहती है लगता है कासा जिन ने वॉरियर किंग की टेक्निक्स को अपने दोस्तों में ऐसे शेयर किया था जैसे वो मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो। इवान कहता है कासा जिन आप क्या कह रही है मास्टर। नोरा बताती है तैयार हो जाओ, हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। इधर अग्नि उठता है और सिया के इतने हमलों के बावजूद भी उसे अभी तक हल्की सी खरोच भी नहीं आई थी। अग्नि कहता है सामने से हट जाओ, मेरी दिलचस्पी तुम में नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरी वो अपोस्टल है। फ्रे कहता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तुम निक्स का बाल भी बाका नहीं कर सकते। अग्नि कहता है फ्रे ब्लेक रिकी के अपोस्टल, शुरुआत से ही तुम मेरी आंखों में चुभते जा रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं अभी लोगों को नहीं मारूंगा ताकि मैं गॉड की नजरों से बच सकूं, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आने के लिए इतना आगे तक जा सकते हो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अग्नि वहाँ पर मरे हुए सभी डेमिगॉड्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसपे फ्रे सोचता है क्या ये भी नॉर्दर्न सिस्टर्स की तरह है। सच में इन सब ने परेशान करके रखा है मुझे। उन डेमिगॉड्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अग्नि का साइज काफी बड़ा हो जाता है और वो अपने रियल एपोक्लिप्स वाले फॉर्म में आ जाता है। इवान कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, आखिरकार हम इसे कैसे हराएंगे। जिसपे नोरा कहती है तो ये है एक असली डेमिगॉड की फॉर्म। फ्रे कहता है अपने आप को तुम सोल्जर्स में बांटकर ये समझते हो कि तुम गॉड की आय से बच जाओगे, एक डेमिगॉड होते हुए तुमने काफी नरमी वाला रास्ता चुना। इसनो सोचती है तो इसने अपने क्लोन्स को अपने सोल्जर के रूप में इस्तेमाल किया, इसी वजह से यहाँ पर सैकड़ों के रूप में डेमिगॉड से, जबकि होना डजन्स में चाहिए था। अग्नि अपने हाथ को जस्ट हल्का सा फ्लिक करता है जिसकी वजह से फायर की एक बड़ी सी लहर सबकी तरफ बढ़ पड़ती है। फ्रे अपने स्टाफ को जमीन पर रखते हुए कहता है आइस एज, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की एक दीवार बन जाती है। वहीं सभी सोल्जर्स को खांसी आने लगती है। फ्रे सोचता है मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अग्नि की फ्लेम्स ने यहाँ पर मौजूद सारी ऑक्सीजन को जला दिया, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकते, तो आखिरकार मैं इस पर हमला कैसे करूं। सिया कहती है शायद से इस शरीर के बारे में एक चीज अच्छी है और वो ये है कि मुझे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। और तभी सिया आइस एज को चीरते हुए अग्नि पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। सिया सीधे अग्नि के पैरों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जिसपे अग्नि कहता है तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरी फ्लेम्स को बर्दाश्त कर सकता है। सिया कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बेवकूफ कहीं के। सिया जब अपने पंच से अटैक करती है तो आसपास की फ्लेम्स ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाती है और तभी सिया कहती है 1 मिलियन माना रिलीज्ड, और इस पंच की वजह से अग्नि लड़खड़ा जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। सिया कहती है फ्रे यही समय है। फ्रे कहता है थैंक्स एनेस्थीसिया। फ्रे अपने एब्सोल्यूट मैजिक से हमला करते हुए कहता है एब्सोल्यूट पिलर। वहाँ पर होता है एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट। वेनियन सोचती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतने पावरफुल माना की वजह से मैं उस डिवाइन पावर को महसूस नहीं कर पा रही, तो ये है फ्रे की असली ताकत। वही सिया कहती है वो क्या था, शायद से वो डिवाइन पावर थी ना, आखिर तुमने उसे कंबाइन कैसे किया। बट इससे पहले कि ये सब अपनी जीत की खुशी मना पाते कि तभी अग्नि वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सब की सब कमीने, ओए फिनिक्स मेरी अपोस्टल, तुझे सच में लगता है कि तुम मुझसे बच सकती है। फ्रे अगेन एब्सोल्यूट पिलर से अग्नि पर हमला करता है बट अग्नि फिनिक्स की तरफ बढ़ता रहता है। फ्रे अगेन हमला करते हुए कहता है आखिर तुम रुकते क्यों नहीं। इजाबेल कहती है फ्रे तुम भूल गए इलिया ने क्या कहा था, तुम्हें अब इससे ज्यादा डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं अग्नि को इस हमले की वजह से भी कुछ इफेक्ट नहीं होता और वो कहता है फिनिक्स मेरे पास आओ, जिसपे फ्रे सोच में पड़ जाता है और खुद से ही कहता है मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा, अगर ये निक्स के पास पहुंचकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस वक्त उसे बचाने का और कोई तरीका नहीं है। फ्रे अगेन एब्सोल्यूट पिलर से अग्नि पर हमला करता है और इस हमले की वजह से अग्नि को काफी दर्द भी होता है। इवान कहता है ये काम कर रहा है फ्रे, क्या ताकत है तुम्हारी। बट तभी अचानक से फ्रे का शरीर अकड़ जाता है और उसकी आईबॉल्स ऊपर की तरफ हो जाती है। वहीं उसे खुद के अंदर से आवाज आती है आखिरकार। फ्रे खुद से कहता है नहीं अभी नहीं, अभी समय सही नहीं है। और तभी उसे एलिया की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अगर तुमने और भी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया तो शायद से तुम्हारी डिवाइन पावर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बना ले, जिसके बाद तुम एक इंसान नहीं रहोगे। फ्रे चीखते हुए जमीन पर गिरने लगता है। वही इवान कहता है हे क्या हो गया तुम्हें, अभी तो तुम अच्छे खासे उससे लड़ रहे थे। फ्रे की आईबॉल्स पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है और वो वही जमीन पर गिर पड़ता है। इवान कहता है डूड होश में आओ, ऐसा कैसे हो सकता है। इधर अग्नि दोबारा से रिकवर हो जाता है। वही इवान देखता है कि स्नो भी वहीं पर मौजूद थी, पर क्योंकि वो एक कोल्ड रीजन से ज्यादा बिलोंग करती है इसी वजह से वो अग्नि की फ्लेम्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और इससे यही साफ होता है कि स्नो की भी हालत खराब है। अग्नि काउंटर अटैक करता है जिसे ब्लॉक करने के लिए सिया सामने आती है और अपने 1 मिलियन माना को रिलीज करना शुरू करती है। अग्नि सिया को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए कहता है रास्ते में आना बंद कर चीटी। इवान कहता है हे ये तो वही लड़की है ना जिसका नाम मुझे नहीं पता। अग्नि सिया को मसल के रख देता है जिसकी वजह से सिया का शरीर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो पर कटे पंछी की तरह जमीन पर गिरने लगती है। अग्नि कहता है तुम्हारी डिवाइन पावर ने इंसानी क्षमता की रेखा को पार कर लिया बेवकूफ, भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो पर रहोगे तुम एक इंसान ही, और तुम्हारे जैसे इंसानों को डिवाइन पावर को काबू में करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। इवान सोचता है ये कैसी परिस्थिति है, यहाँ पर तो कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। नोरा कहती है फिक्र मत करो बेवकूफ, तुम फिलहाल बस फ्रे को सुरक्षित रखो, फिलहाल हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम इसे तब तक सुरक्षित रखें जब तक ये होश में ना आ जाए। इवान कहता है और अगर ये होश में ना आए फिर हम क्या करेंगे। नोरा कहती है इसका फिर एक ही मतलब है और वो ये है कि हमारा समय खत्म हुआ। नोरा सीधे अग्नि पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर जब वो अपने पंचे से अटैक करती है तो उसके अटैक्स इफेक्ट तो कर रहे थे पर इसकी वजह से उसे भी काफी डैमेज हो रहा था। नोरा अग्नि पर हमला करी जा रही थी। नोरा अग्नि के पैरों पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके पीछे जाते हुए कहती है वॉरियर किंग की सीक्रेट टेक्निक अल्टीमेट बोल्ड
शोल्डर पंच। इस एक पंच की वजह से अग्नि काफी दूर जाके गिरता है। ये हमला जितना इफेक्टिव था उतना ही खतरनाक नोरा के लिए था, क्योंकि इस हमले की वजह से उसका राइट आर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी अग्नि दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देख के नोरा समझ जाती है कि शायद से उसका अंत आ चुका है। फ्री ब्लेक जो कि इस वक्त अपने माइंड में था, इसलिए वो लूकस के असली फॉर्म में था। लूकस सोचता है शायद से ये मेरा अंतर्मन है, पर आखिरकार मैं यहाँ पर आया कैसे? तभी उसे आवाज आती है, यही तुम्हारी सीमा है। वैसे भी एक इंसान के लिए ये इतना बुरा नहीं था। लूकस जब उस बंदे को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही डेमीगॉड है जिसे रिकी ने मारा था, जिसका नाम इंद्रा है। इंद्रा लूकस पर अपनी लाइटनिंग से स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से लूकस काफी जख्मी हो जाता है और तभी उस पर कई सारे ब्लेड से अटैक होते हैं जो कि उसके शरीर के आर पार चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर मिल्ड्रेड को, जो कहता है भले ये एक मॉर्टल है, सिर्फ मॉर्टल, पर हाँ इतना तो कहूंगा कि यहाँ पर तुम्हारा चांस ही नहीं है कि तुम एक डेमीगॉड को हरा सको। अब से तुम्हारे शरीर पर हमारा कब्जा होगा। फ्रे की रियल बॉडी काफी दर्द में थी, जिसपे इजाबेल कहती है उठो फ्रे, हमें तुम्हारी जरूरत है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं अग्नि नोरा पर हमला करने के लिए तैयार था। जब अग्नि नोरा पर हमला करता है तो इवान उस हमले को ब्लॉक करते हुए कहता है लड़ने से पहले अपनी उम्र देख लो मास्टर। नोरा कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि फ्रे का ख्याल रखना। इवान कहता है फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि फ्रे का ख्याल रख सकते हैं। फ्रे का अंतर्मन, जहाँ पर लूकस इस वक्त काफी जख्मी था। लूकस सोचता है आखिर ये क्या है? क्या ये सभी डेमीगॉड्स मेरे ही अंदर जीवित थे उन क्रिस्टल्स की मदद से जिन्हें मैंने एब्जॉर्ब किया, या शायद ये सब बस इल्यूजन्स है जिन्हें मेरे दिमाग ने खुद बनाया है? वही इंद्रा कहता है तुम्हारी यादें काफी दिलचस्प थी, उन्हें देखकर हमें काफी मजा आया, खास करके वो वाली जब तुम लॉर्ड के एबस में 4000 सालों तक कैद थे। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा ये शरीर हमारी डिवाइन पावर को पूरी तरह से संभाल सकता है? मिल्ड्रेड कहता है खैर अब तुम्हारा ये शरीर हमारा हुआ। लूकस सोचता है इलिया ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर मेरे डिवाइन पावर ने मुझ पर कंट्रोल किया तो सब खत्म हो जाएगा, शायद उसका मतलब यही था। इधर इंद्रा कहता है वैसे तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तुम्हारा असली शरीर तो है नहीं। इंद्रा अगेन लूकस पर लाइटनिंग से स्ट्राइक करवाता है। लूकस सोच में पड़ जाता है ये बस एक साधारण सा लाइटनिंग अटैक है, पर ये मुझ पर सीधे हमला कर रहा है, मैं क्या करूं? इंद्रा कहता है वो ये तो एक सरप्राइज था, अगर तुम एक साधारण इंसान होते तो अभी तक तो तुम राख बन चुके होते। खैर फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो समय ही समय है। वैसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार तुम कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। जिसके बाद इंद्रा लूकस पर दोबारा से हमला करता है, जिस हमले की वजह से लूकस की चीख निकल पड़ती है। इधर इवान और नोरा दोनों अग्नि पर हमला करने के लिए तैयार थे, जहाँ नोरा कहती है कि तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं इसके कोर पर हमला करती हूँ। इवान पूछता है क्या इससे काम होगा, जिसपे नोरा कहती है यह कमी न सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है बल्कि इसकी रीजनरेशन एबिलिटी भी कोई मजाक नहीं है। खैर अपनी आंखें खुली रखना और मैं जो करने वाली हूँ उसे ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें वॉरियर किंग की एक सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाली हूँ। इवान कहता है बस मरना मत, अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आपसे सीखनी है मास्टर। स्नो कहती है विनियन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जब फ्री नॉकआउट हो चुका है तो मैजिक से हमारी मदद तुम ही कर सकती हो, तो बताओ क्या तुम करोगी? विनियन फ्री की तरफ देखती है और कहती है बेशक। स्नो आगे जाते हुए कहती है ये माहौल मेरे लिए काफी गर्म है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी खत्म हो ताकि मैं आइस बात ले सकूं। इवान कहता है वेल मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? वही विनियन भी रेडी हो जाती है अपने मैजिक से बैकअप देने के लिए। दूसरी तरफ अग्नि भी तैयार था। स्नो कहती है किस तरफ जाओगी तुम? जिसपे इवान कहता है मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, जिसके बाद स्नो राइट की तरफ जाती है। वो दोनों लेफ्ट और राइट से अटैक करते हैं और जब अग्नि उन पर अपनी फ्लेम से अटैक करता है तो विनियन उन फ्लेम्स को ब्लॉक कर जाती है। इवान सीधे जाके अग्नि पर वॉरियर किंग की स्टील फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अग्नि के पेट में होल हो जाता है। वहीं पर स्नो अग्नि पर ऊपर से अटैक करती है, जिसे देखकर अग्नि समझ जाता है कि स्नो इस वक्त रिकी की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। फ्रे के अंतर्मन में लूकस अब तक पूरी तरह से जल चुका होता है। वहीं इंद्रा कहता है बधाई हो, तुमने 10,000वीं बार इस लाइटनिंग स्ट्राइक को बर्दाश्त कर लिया। ये बंदा तो सच में कुछ है, पर लगता है कि अब ये धीरे धीरे अपनी लिमिट पर पहुंच रहा है। खैर शायद से ये हमला आखिरी होगा। इंद्रा फ्रे पर फाइनल अटैक लैंड करने वाला था, बट तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कई सारी ब्लेड से स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से उसका अटैक नेग्लेक्ट हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता कि तभी इंद्रा और मिल्ड्रेड दोनों पर ब्लेड से स्ट्राइक होती है। वहीं लूकस भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार अचानक से हुआ क्या, बट तभी उसे आवाज आती है कमीने गई के, मैंने सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। खैर ये बताओ कैसे हो तुम? और तभी हम वहाँ पर देखते हैं रिकी को, जो कहता है तुम्हारी हालत तो काफी खराब पड़ी है महान आर्कमेज। लूकस अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है रिकी आखिर तुम यहाँ पर कैसे? मैंने अभी तक तुम्हारे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं किया। जिस पे रिकी फ्रे को एक सेब देते हुए कहता है मैं कुछ नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे एक सोच की, और साथ में ही ये बता दो कि मिल्ड्रेड और इंद्रा जल्द ही रिवाइव हो जाएंगे। वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक तुम खुद उन्हें नहीं हरा देते। लूकस कहता है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी लड़ाई पर ध्यान दूं, क्योंकि मेरे साथी अभी भी अग्नि से लड़ रहे हैं। रिकी फ्रे को एक सेब का टुकड़ा खिलाता है और कहता है फिलहाल तुम मौत के दरवाजे पर खड़े हो, अगर और भी बेहतर ढंग से समझाओ तो ये एक सपना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समय का कॉन्सेप्ट असली दुनिया से बहुत ही अलग है। पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। उस सेब को खाने की वजह से लूकस पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। रिकी कहता है समय आ चुका है निर्णय लेने का, और तभी वो वहाँ पर अपने क्रिस्टल को दिखाता है, जिसे देख के लूकस कहता है ये तुम्हारा क्रिस्टल है ना? वैसे अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूं तो क्या होगा? जिस पर रिकी बताता है तुम एक डेमीगॉड बन जाओगे। जो सुन के लूकस काफी निराश होता है। वहीं रिकी कहता है ये समय निराश होने का नहीं है, अगर तुम इसे स्वीकारते नहीं हो तो तुम वैसे भी मरने वाले हो। वहीं लूकस के मन में 4000 साल पहले वाले अपने सभी साथियों का ख्याल आता है, जैसे कि स्विज़रस्ट्रो, कासाजिन, लूसिड स्वॉर्ड और साथ में ही आइरिस। लूकस कहता है लगता है तुम भूल गए रिकी, फिलहाल मैं फ्री ब्लेक हूँ, तो इसीलिए मुझे चुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी माना और डिवाइन पावर के बीच। जिस पे रिकी कहता है
है लगता है तुम भूल गए कि इसके बारे में जिसने तुम्हें दिखाया था और जिसने तुम्हें सिखाया था वो मैं ही था, और अब वो दोनों शक्तियां तुम्हारे शरीर में एक साथ नहीं रह सकती। लूकस कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें कंबाइन करूंगा, और मुझे इस पर भी यकीन है कि शायद यही वो चाबी है जिससे एक इंसान अपनी सीमाओं को लांघ सकता है और पहुंच सकता है 10th टायर पर। लूकस रिकी के क्रिस्टल को लेता है और बिना समय वेस्ट किए उसे एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। रियल वर्ल्ड में फ्री ब्लेक का असली शरीर फ्लोट करने लगता है। उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की वजह से रियल वर्ल्ड में फ्री ब्लेक का शरीर और फ्रे के अंतर्मन में लूकस ट्रूमैन का शरीर, ये दोनों बहुत ज्यादा दर्द से गुजरने लगते हैं। इधर फाइट करते हुए स्नो अग्नि पर हमला करती है, जिसकी वजह से अग्नि वहीं पर गिर पड़ता है। स्नो को लगता है कि शायद इसका ये अटैक काम आया, बट तभी अग्नि हंसते हुए कहता है तो अब मैं समझा, तुम थी रिकी की असली अपोस्टर और मैं उस चूजे को समझ रहा था। ये कितनी गलत बात है, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम उसकी सोर्समैनशिप का इस्तेमाल करो। अग्नि स्नो को अपने हाथों से जकड़ लेता और कहता है रिकी के मरने के बाद तुम्हारी डिवाइन पावर को और भी ताकतवर हो जाना चाहिए था, पर मुझे तुम्हारी डिवाइन पावर के अंदर हल्का से भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा। क्या तुमने कभी सोचा ऐसा क्यों? खैर मैं बताता हूँ, ये बहुत ही साधारण है और वो ये है कि तुम एक लड़की हो। एक लड़की के अंदर कभी भी इतनी ताकत और क्षमता नहीं हो सकती कि वो रिकी की डिवाइन पावर को संभाल सके। इवान अग्नि के हाथ पर हमला करता है, जिसकी वजह से स्नो छूट जाती है, जिसे इवान पकड़ते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, होश में आओ। अग्नि इवान को भी पकड़ने वाला होता है, जिसे देखकर इवान समझ जाता है कि शायद इस रफ्तार से वो ना बच पाए, और तभी वेनियन उस चीज का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से डेमिगॉड्स भी एक समय पर ड्रैगन से डरते थे, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि होती है ड्रैगन टंग। वेनियन के ड्रैगन टंग की वजह से अग्नि एक ही जगह पर रुक जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्नो और इवान बच जाते हैं। अग्नि जब वेनियन को देखता है तो वो सोचता है क्या ये ड्रैगन है, पर ये नामुमकिन है, इस दुनिया में अब ड्रैगन का कोई अस्तित्व नहीं है। वेनियन ड्रैगन टंग के इस्तेमाल की वजह से काफी थक जाती है और सोचती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सिर्फ उसे रोक पाई, वो भी केवल 3 सेकंड्स के लिए, जबकि मैंने ड्रैगन टंग का इस्तेमाल किया। अग्नि कहता है एक हाफ ड्रैगन, ये तो काफी अजीब बात है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर मेरे लिए जो सबसे बड़ी समस्या बन सकता है वो तुम ही हो। दूसरी तरफ इजाबेल रोते हुए कहती है फ्रे तुमने अगर अब देरी की तो सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए जागो। बट फ्रे की बॉडी आसमान में फ्लोट करती जा रही थी और वो अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय होने लगती है। अंतर मन में लूकस एक जगह पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और सोचता है अब मैं अपनी माना को बहुत ही कम महसूस कर पा रहा हूँ, पर साथ में ही मेरी डिवाइन पावर मेरे और भी करीब आती जा रही है। यही मेरे शरीर की फिलहाल की परिस्थिति है, क्योंकि रिकी के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे शरीर में मौजूद माना काफी हद तक दब चुका है और अब डिवाइन पावर ज्यादा है। पर यह पहले से ही एक सच्चाई है कि एक रिफाइंड एपोस्टल क्रिस्टल माना कैपेसिटी को काफी हद तक बढ़ाता है, तो इसका एक ही मतलब है कि डिवाइन पावर को भी माना में बदला जा सकता है, वो भी सही तरीके से। अब मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पावर की कैरेक्टरिस्टिक को ही समझने में कामयाब हुआ था। डिवाइन पावर एक काफी क्रोधित पावर है जो कि हर एक दूसरी एनर्जी को खुद ही रिजेक्ट करती है। ये सिर्फ माना नहीं बल्कि नेचर की एनर्जी के साथ साथ ड्रैगन हार्ट्स को भी रिजेक्ट करती है, और इसी वजह से डिवाइन पावर और माना कभी भी एक साथ एक साधारण मॉर्टल के शरीर में नहीं रह सकते। मैं डिवाइन पावर की कैरेक्टरिस्टिक को तो नहीं बदल सकता, तो इसका एक ही मतलब है कि मुझे अपने अंदर मौजूद माना के कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे डिवाइन पावर के अपोजिट ना जाते हुए उसे सपोर्ट करना होगा ताकि उसका फ्लो मेंटेन रहे। मैं एक नई शक्ति को महसूस कर सकता हूँ उस पल में जिस पल मेरा माना डिवाइन पावर में बदला, पर आखिरकार ये है क्या, क्योंकि ये ना ही डिवाइन पावर है और ना ही माना। लूकस के पास से वो अननोन पावर काफी ज्यादा रिलीज होने लगती है, जिस पर रिकी कहता है लगता है तुमने अपना तरीका ढूंढ लिया। वही लूकस सोचता है तो आखिरकार यही है वो डिवाइन पावर का क्रोध और माना की शांति। ये बहुत ही अज्ञात पावर है जिसके पास माना और डिवाइन पावर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिकी कहता है ये पहली बार है जब मैं ऐसी किसी शक्ति को देख रहा हूँ, तो क्या कहते हैं इस शक्ति को, जिसमें लूकस कहता है इस शक्ति को वो शक्ति जो कि डिवाइन पावर और माना को कंबाइन करके बनाई गई, तो इसीलिए इसे डिवाइन माना कहते हैं। रिकी कहता है सच में अभी भी तुम्हें चीजों का नाम रखना नहीं आता, जिसपे लूकस कहता है क्यों, ऐसा क्यों, आखिर इसमें गलत क्या है, और वैसे भी ये टेम्पररी नेम है, सिर्फ टेम्पररी। जब तक फ्री सब कुछ सीख रहा था तब तक अग्नि और मिल्ड्रेड दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। रिकी कहता है जैसा उम्मीद थी वैसा ही हुआ, ये दोनों दोबारा आ गए। लूकस कहता है ये भी अच्छा समय है, कितनी आसानी से मेरे पास एक मौका आ गया जहाँ पर मैं ये चेक कर सकूं कि आखिरकार डिवाइन माना कॉम्बैट में कितना इफेक्टिव है। रिकी कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? लूकस कहता है अभी तुमने ही तो कहा था ना कि जब तक मैं इन्हें नहीं हराता तब तक ये गायब नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से 1 इंच भी हिलो। रिकी तुम बस देखो। रियल वर्ल्ड में अग्नि वेनियन पर हमला करने वाला था, बट तभी वहाँ पर सामने नोरा आ जाती है जो कि अग्नि पर ही काउंटर अटैक कर देती है, बट उसे रियलाइज होता है कि पता नहीं कुछ अनजान कारणों की वजह से वॉरियर किंग की सीक्रेट टेक्निक एब्जॉर्ब की जा रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए इवान वेनियन को वहाँ से बचाकर निकल जाता है। वेनियन उसे थैंक्स बोलती है, जिसपे इवान कहता है थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम कमाल की थी। वेनियन कहती है उतनी भी ज्यादा नहीं, मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार ड्रैगन टंग का इस्तेमाल कर सकती हूँ और उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ, मैं बस उसे 3 सेकंड्स के लिए रोक पाई। दूसरी तरफ अग्नि काफी भड़क चुका था क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करता उसके बीच में कोई ना कोई आते ही जा रहा था। वहीं इजाबेल कहती है ये फिर से अपने इंसानी फॉर्म में आ चुका है, लगता है कि इवान के मास्टर का वो हमला काफी इफेक्टिव था। जिसपे निक्स कहती है दुर्भाग्यवश ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ चुका है कि हमारे साथ बड़े शरीर के साथ लड़ना वर्थ इट नहीं है, वो हमें इतना काबिल नहीं समझता कि वो अपनी ट्रू फॉर्म में हमसे लड़े। अंतर मन में लूकस हार चुका था। वहीं इंद्रा उस पर हमला करते हुए कहता है तुम्हारा शरीर अब हमारा हुआ, बट तभी रिकी बीच में आ जाता है और उन दोनों पर काउंटर अटैक कर देता है। रिकी लूकस से कहता है लगता है ये फाइट काफी लंबी चलने वाली है। वही लूकस कहता है मैंने जितना सोचा था ये पावर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिवाइन माना, ये डिवाइन पावर जितनी क्रोधित और माना जितनी शांत है, तो अब इसे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपने माना को टुकड़ों में तोड़ते तोड़ते उसे फीड करूं। लूकस अगेन बैठकर
हटकर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है। रियल वर्ल्ड में अग्नि इस वक्त तक अपने ह्यूमन फॉर्म में था, जहाँ वो सिर्फ अपने एक हाथ के वेव से निक्स को फ्लेम से बने हुए स्नेक से जकड़ लेता है और कहता है, मैं यही सलाह दूंगा कि तुम सब कोई बेवकूफी ना करो, क्योंकि एक गलती और मैं इस चिड़िया के पंख तोड़ दूंगा। स्नो कहती है, क्या वो तुम नहीं थे जिसे ये जिंदा चाहिए थी? अग्नि कहता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये जिंदा चाहिए, पर हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं इसे मारूंगा, तो पर मारूंगा बहुत बेरहमी से। वही नोरा कहती है, तुम सच में एक डेमन हो। और तभी अचानक उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इवान कहता है, तुमने उसका नाम क्या बताया था? हाँ, ड्रैगन टंग। प्लीज एक बार और उसका इस्तेमाल करो, तुमने कहा था सिर्फ 3 सेकंड, मेरे लिए उतना काफी होगा। इवान अपने मास्टर की मूवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए सोचता है, इसी तरह से उन्होंने अपने माना का इस्तेमाल किया था, मैंने सब कुछ ध्यान से देखा, मैंने एक हिस्सा भी मिस नहीं किया। और तभी इवान अग्नि की तरफ बढ़ पड़ता है। वही अग्नि कहता है, कैसी बेवकूफी है। अग्नि से पहले कि हमला कर पाता कि तभी वेनियन ड्रैगन टंग का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से अग्नि का शरीर मूव करना बंद कर देता है। और यही मौका होता है इवान के लिए, जहाँ वो अपने मास्टर की मूव को परफॉर्म करते हुए कहता है, एक मर्द को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वॉरियर किंग्स सीक्रेट टेक्निक इवान्स फिस्ट। इस पंच में इतनी ताकत थी कि वहाँ की जमीन तक हिलने लगती है, और जब आपकी लपटें चारों तरफ फैलने लग जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए स्नो, इजाबेल सब पीछे की तरफ धकेले जाने लगते हैं। संभलने के बाद इजाबेल कहती है, निक्स क्या तुम ठीक हो? वही वेनियन भी काफी थक चुकी थी। वेनियन उस धुंध की तरफ देखती है, और जब धुंध छटती है तो उसे दिखता है अग्नि के शरीर का ऊपर वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी इवान के सिर्फ एक पंच की वजह से। इवान हंसते हुए कहता है, कैसा लगा एक मर्द का हमला? और तभी वो वहीं पर बेहोश होने लग जाता है। बट नोरा उसे संभालते हुए कहती है, वो पंच सच में लाजवाब था, तुमने एक ही पंच में पूरी फाइट का रुख बदल दिया। इवान कहता है, ओहो, कहीं ये कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है? आप ऐसी नहीं है मास्टर। नोरा कहती है, मैंने ऐसी कोई टेक्निक पहले नहीं देखी, तुम उसे क्या कहते हो? इवान कहता है, इवान्स फिस्ट, वैसे भी ये कोई परमानेंट नेम नहीं है, तो डोंट वरी। स्नो कहती है, फ्लेम्स गायब होने लगी, क्या इसका मतलब हम जीत गए? हम सच में जीत गए। फ्री के अंतर्मन में लूकस इंद्रा और मिल्ड्रेड से लड़ रहा होता है, जहाँ वो अब उन्हें टक्कर दे पा रहा है, जिसे देखकर इंद्रा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान हमारी बराबरी कर रहा है। वही लूकस कहता है, इंद्रा, मिल्ड्रेड, मेरे सामने हार मान लो और खुद को मुझे समर्पित कर दो। जिसके बाद लूकस उन दोनों को एब्जॉर्ब करने लगता है। रिकी कहता है, आखिरकार ये खत्म हुआ। लूकस कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय हो चुका है? जिस पे रिकी बताता है, अगर तुम इसे समय में बदलोगे तो तुम्हें यहाँ पर आए हुए 548 साल हो चुके हैं। लूकस कहता है, भले ये एक सपना है, पर अगर बाहरी दुनिया से इसे कंपेयर किया जाए तो शायद बाहर भी काफी समय बीत चुका होगा, तो मुझे जल्द ही वापस जाना चाहिए। वैसे रिकी, इन सब के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मुझे तुम्हें देख के काफी खुशी हुई, भले ही तुम कुछ और नहीं बल्कि मेरी सोच ही हो। जिस पे रिकी कहता है, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। लूकस पूछता है, ऐसा क्यों? जिस पे रिकी कहता है, क्या तुम वापस जाकर अग्नि से नहीं लड़ोगे? लूकस कहता है, क्यों नहीं, मैं जरूर लड़ूंगा। जिस पे रिकी कहता है, इसीलिए तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लूकस सोच में पड़ जाता है और तभी वो हैरानी के साथ कहता है, एक मिनट, मतलब उन्होंने अग्नि को हरा दिया? सच में मेरे साथियों ने अग्नि को मार डाला? जिस पर रिकी कोई जवाब नहीं देता। रियल वर्ल्ड में जहाँ सब खुश हो रहे थे कि उन्होंने अग्नि को डिफीट कर दिया, पर तभी उनके सामने फ्लेम्स का एक बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है, जिसमें से आवाज आती है, वो आखिरी वाला हमला मेरे लिए भी काफी खतरनाक था। अगर वो ड्रैगन टंग कंप्लीट होता या फिर वो फिस्ट थोड़ी सी और ताकतवर होती तो शायद मैं पूरी तरह से ही गायब हो जाता, मेरा अस्तित्व ही नहीं बचता। तभी हम देखते हैं कि अग्नि दोबारा रिकवर कर जाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वही अग्नि कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास वो समय है जिस समय में मैं गॉड्स के जजमेंट पर ध्यान दूं और उसके बारे में फिक्र करूं, क्योंकि मैं अब अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम सबको खत्म करने में। अंतर मन में रिकी बताता है कि अग्नि अभी भी डिफीट नहीं हुआ है, जो सुन के लूकस काफी हैरान होता है। वही रिकी कहता है, मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम जिस अवस्था में अभी हो उस अवस्था में तुम अग्नि को नहीं हरा सकते। लूकस कहता है, रिकी एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? इस पर रिकी कहता है, मुझे हराओ, जब तक तुम मुझे नहीं हराते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रियल वर्ल्ड में स्नो कहती है, ये अभी भी अपनी शक्तियों को छुपा रहा था, इसकी वास्तविक शक्तियाँ। इजाबेल कहती है, इसका मतलब पहले हमसे लड़ते हुए ये अपनी फ्लेम्स को दूसरी जगहों पर भी शूट कर रहा था ताकि ये गॉड्स ऐसे बच सके। जिस पे स्नो कहती है, बेशक इसकी डिवाइन पावर पहले से इनकम्पैरेबल है, अब इसका कोई तोड़ नहीं। नोरा इवान को देखते हुए सोचती है, इवान शिप बेवकूफ, इससे पहले कि मैं जान पाती ये मुझसे भी आगे निकल गया। नोरा कहती है, इवान दोलगर, अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारी मास्टर नोरा का वो आखिरी लेसन होगा जो वो तुम्हें देने वाली है। इवान कहता है, मास्टर आप क्या कर रही हैं और आखिरी से आपका क्या मतलब था? प्लीज ऐसा मत कीजिए मास्टर, ऐसा मत कीजिए। नोरा अपने फाइनल अटैक को अग्नि पर लॉन्च करते हुए सोचती है, इवान के फिस्ट में जिस चीज की कमी थी वो थी पावर के बैलेंस की, जिसमें वो मात खा गया। एक अल्टीमेट टेक्निक इतनी आसान नहीं होती है कि तुम उससे बस चीजों को तोड़ते फिरो, बल्कि ये एक कला है जहाँ पर तुम अपनी शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे टारगेट के बीच में कोई फर्क ना हो। यह है वो आखिरी हिस्सा जो कि इवान्स फिस्ट को कंप्लीट करेगा। नोरा जब इस अटैक को कंप्लीट करती है तो अग्नि को काफी डैमेज होता है, बट नोरा समझ जाती है कि ये फिस्ट भले ही ताकतवर हो पर फिर भी ये किसी डेमिगॉड पर काम नहीं करेगी। वहीं अग्नि नोरा पर हमला करता है, बट तभी वेनियन ड्रैगन टंग का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से अग्नि एक ही जगह पर जम जाता है। वेनियन जो कि ड्रैगन टंग को दिन में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल करती थी, वो ड्रैगन टंग का तीसरी बार इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए इवान नोरा को वहां से सेव कर लेता है, बट अब नोरा का एक हाथ ही कट चुका है। इवान नोरा को जगाने की कोशिश करता है, जहाँ पर नोरा कहती है, चिल्लाना बंद करो, इतना सब कुछ सिर्फ एक आम के लिए, ऐसा भी क्या हो गया? वेनियन कहती है, मैंने ड्रैगन टंग का इस्तेमाल किया ताकि मैं सबको टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर ला सकूं, पर अभी भी हम बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सभी को टेलीपोर्ट कर रही थी अग्नि की मूवमेंट्स को रोकते हुए। इवान कहता है, मिस ड्रैगन क्या आप ठीक है? मुझे लगा था कि
आप उसका इस्तेमाल सिर्फ दिन में 2 ही बार कर सकती हैं। जिसपे वेनियन कहती है हाँ लगता है अब मैं और। बट जैसे ही वेनियन आगे बोलने की कोशिश करती है उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वेनियन सोचती है मैंने सिर्फ इसका एक बार ज्यादा इस्तेमाल किया और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इंटेस्टाइन्स भी सिकुड़ चुकी है। वही वेनियन कहती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम हार चुके हैं। मैं ये साफ साफ देख पा रही हूँ कि आखिरकार हाईएस्ट रैंक वाले डेमिगॉड्स को एपोक्लिप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें से हर एक चलती फिरती तबाही है। इधर अग्नि चलते हुए अपनी फ्लेम्स के साथ उनके पास पहुंच चुका था। वही वेनियन कहती है सभी लोग तुम्हें जिंदा रहना होगा और हमारी सोच को आगे ले जाना होगा। वही स्नो कहती है वेनियन आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिसपे वेनियन कहती है और फ्रे वो हमारी आखिरी उम्मीद है, तो इसीलिए उसकी रक्षा करना और जब वो जागे तो उसे बताना कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अग्नि निक्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है फीनिक्स अब तुम मेरी हो। पर तभी वेनियन के पास से ग्रीन कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है जिसकी वजह से वो चारों तरफ से आर्मर से ढक जाती है। वहीं इजाबेल कहती है मास्टर वेनियन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज रुक जाइए। बट तभी वेनियन ड्रैगन टंग में कहती है चले जाओ। अग्नि निक्स और बाकी सबकी तरफ बढ़ रहा होता है बट तभी वो सब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसपे वेनियन कहती है हार मान लो अब कोई रास्ता नहीं है, मैंने उन्हें ऐसी जगहों पर भेज दिया है जहाँ पर तुम उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अग्नि अब बहुत भड़क चुका था और वो कहता है अंत में आखिरकार तुम ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनी। फ्रे के अंतर मन में रिकी ने बहुत ही आसानी से लूकस को डिफीट कर दिया था। रिकी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम जमीन पर लेटे हुए सो सको क्योंकि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स खतरे में हैं। लूकस पूछता है जब से हम दोनों ने लड़ना शुरू किया तब से कितना समय बीत चुका है। जिस पे रिकी बताता है 251 साल और 107 दिन। लूकस कहता है ये कितनी अजीब बात है, इतना समय बीत चुका और अभी मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। रिकी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो कि आखिरकार तुमने मिल्ड्रेड को कैसे हराया था। तुमने मिल्ड्रेड को इसलिए नहीं हराया था क्योंकि तुमने डिवाइन माना को अपना बना लिया, बल्कि इसके पीछे का कारण ये था कि तुम्हें खुद पर भरोसा था कि तुमने जब कुछ ऐसा हासिल किया जो कि नामुमकिन है तो तुम मिल्ड्रेड से ताकतवर हो। लूकस कहता है क्या वो तो बस मेरी एक थ्योरी थी। रिकी कहता है इस वक्त हम तुम्हारे दिमाग में हैं और तुम मुझसे डर रहे हो। तुमने इस बात पर यकीन कर लिया है कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे तुम कभी नहीं हरा सकते। वो आखिरी हिस्सा जो तुम्हें पूरा करेगा वो ना ही डिवाइन माना है और ना ही वो ऊंचाइयां जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। लूकस कहता है वो दृढ़ निश्चय है। रिकी कहता है बिल्कुल सही जवाब। लूकस सोचता है सच में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। ये तो बहुत ही साधारण से साधारण बात थी जो कि मुझे पहले से ही पता था, पर सच में जब मैंने ताकत की एक नई दीवार का सामना किया तो मैं ये भूल गया था। वो कारण जिसकी वजह से रिकी ताकतवर है वो है उसका दृढ़ निश्चय। वो दृढ़ निश्चय जो कि रिकी को लूसिड से मिला, अंत में उसका वो दृढ़ निश्चय ही था जो कि उसे ताकतवर बनाता गया। लूकस एबिस में बिताए गए अपने दिनों के बारे में सोचता है, या तो फिर कहा जाए कि हजारों सालों के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है जब बात होती है दृढ़ निश्चय की तो मैं भी किसी से नहीं हारता। रियल वर्ल्ड में अग्नि बहुत ही आसानी से वेनियन पर भारी पड़ रहा था जहाँ वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुमने किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगाई। वेनियन कहती है जैसा कि तुमने कहा ह्यूमंस, मेरा मतलब कि मॉर्टल्स जो कि बहुत ही कमजोर क्रीचर्स हैं, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को बचाना पड़ता है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो गॉड जिससे तुम सभी डेमिगॉड्स इतना डरते हो वो हम मॉर्टल्स के इसी डिस्परेशन और डेडिकेशन को पसंद करता है। अग्नि कहता है पसंद करता है मतलब कि प्यार, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, मुझे अपना नाम बताओ। वेनियन बताती है कि उसका नाम वेनियन अर्जेंटो है, थ्रोमन रिंग्स की सर्कल मास्टर और ग्रेट मेज लूकस थ्रोमैन की डिसाइपल। वेनियन कहती है ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं उसकी शिष्य हूँ जिसे इतिहास ना कभी भूल पाया और ना ही भूलेगा। अग्नि कहता है मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब अग्नि वेनियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वेनियन दोबारा से ड्रैगन टंग का इस्तेमाल करती है। वही अग्नि सोचता है बेवकूफ, आखिरकार इसका फायदा ही क्या है, जब तुम्हारा शरीर इस अवस्था में है तो इसका क्या अर्थ है, इससे तुम्हारी मौत बस 3 सेकंड लेट होगी। फ्रे के माइंड यानी कि अंतर्मन में लूकस फिर से हार जाता है, जिस पर कि बताता है 3 सेकंड वो समय जो तुम्हारे पास बचा है। तुम्हारी वो ड्रैगन फ्रेंड ड्रैगन टंग के लिए आखिरी बार अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है और 3 सेकंड में वो अग्नि के हाथों मारी जाएगी। अगर तुम उन 3 सेकंड्स को यहाँ के हिसाब से देखो तो वो लगभग 1 दशक के बराबर होगा। लूकस कहता है बस इतना ही, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा समय है, इतने में तो मैं तुम्हें 3 बार हरा सकता हूँ। ये बोलते ही लूकस रिकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रियल वर्ल्ड में वो 3 सेकंड्स जिनमें अग्नि एक ही जगह पर रुका हुआ था वो एक एक करके खत्म होने लगते हैं और जैसे ही वो 3 सेकंड्स खत्म होते हैं अग्नि एक धमाकेदार हमला वेनियन पर करते हुए कहता है ये लड़ाई यहीं पर खत्म हुई। बट थोड़े समय बाद जब अग्नि ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, जिसपे वो सोचता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं फ्रे ब्लेक को, जिसने बिल्कुल सही समय पर आकर वेनियन को बचा लिया था। पर वेनियन का बहुत ज्यादा खून बह चुका था जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और अधमरी हालत में हो चुकी थी। वही अग्नि कहता है फ्रे ब्लेक क्या ये बाकियों के साथ टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। फ्रे वेनियन को एक जगह पर रखता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, बाकी का सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दो, जब तक तुम होश में आओगी तब तक सब खत्म हो चुका होगा। फ्रे सीधे अग्नि के सामने पहुंचता है। वही अग्नि कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ पर तुम्हें देखकर मुझे खतरा महसूस हो रहा है। अग्नि फ्रे पर अटैक करता है बट फ्रे सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है, जिसे देखकर अग्नि के होश उड़ जाते हैं। अग्नि सोचता है क्या यह सच में किसी इंसान की ताकत है, ये तो बिल्कुल लॉर्ड की तरह है। अग्नि अपने ऊपर एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करता है बट फ्रे सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड में उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अग्नि सोचता है मेरी पावर अपनी मैक्सिमम पर थी पर फिर भी इसने सिर्फ अपने एक हाथ से ये कैसे कर दिया। फ्रे सीधे पहुंचता है अग्नि के पास। वहीं अग्नि सोचता है क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। फ्रे अपनी एक फिंगर से अग्नि पर हमला करते हुए कहता है डिसअपीयर। अग्नि अपने आखिरी पलों में सोचता है मुझे लगा था कि अगर कभी भी मेरी जिंदगी किसी के द्वारा खत्म की जाएगी तो वो लॉर्ड होंगे,
जाओगे। मुझे लगा था कि मैं आपके हाथों से मरूंगा, पर मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भी मुझे लॉर्ड के हाथों मरना ही था। मैंने सही कहा ना लॉर्ड। विनियन फ्रे की तरफ देखती है, जिसे देखकर विनियन के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उम्मीद वापस आ चुकी है। फ्रे को रिकी का एक इल्यूजन दिखता है, बट थोड़े समय में वो इल्यूजन वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रे सोचता है, शुक्रिया रिकी, सब कुछ के लिए शुक्रिया, अब बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। रेस्ट इन पीस रिकी। फ्रे के सामने ही रेत पर अग्नि का कोर पड़ा हुआ था और तब भी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लॉर्ड को, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नोजडॉग पूछता है, क्या हुआ लॉर्ड, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जिस पे लॉर्ड कहता है, अग्नि अब नहीं रहा। अनंता हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? वही लॉर्ड कहता है, फ्री ब्लेक, अग्नि उस इंसान के हाथों मारा गया। अनंता कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था कि वो इस वक्त सिल्किड में, कहा था ना, तो मैं जाके देखता हूँ। जिस पे लॉर्ड कहता है, अनंता तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। नोजडॉग कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसके साथ जाता हूँ। लॉर्ड कहता है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम दोनों उसे हराने के लिए काफी नहीं होगी। नोजडॉग कहता है, आप मजाक कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों मिलकर एक इंसान तक को नहीं हरा सकते। लॉर्ड कहता है, 10,000 सालों में एक बार एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो कि पावर ऑफ द बिगिनिंग को सीखता है, उस शक्ति को जो कि शुरुआत से है। वो हर एक चीज की ओरिजिन है, जिसकी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। और फिलहाल का फ्री ब्लेक, मुझे लगता है कि मैं भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, भले मैं खुद ही उसका सामना करूं। अनंता कहता है, लॉर्ड आप भी। लॉर्ड वहां पर एक स्पेस क्रिएट करता है और कहता है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नोजडॉग, अनंता, मेरे साथियों, क्या तुम मुझे अपनी ताकत दोगे? जिसके बाद लॉर्ड उन दोनों को एब्जॉर्ब कर जाता है और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर।